जी बोल रहे क्षार क्या होगा कि वैसा आयन जो कि जल में घुट कर OH प्लस आयन देता है। यही हमारा नॉर्मल OH आयन देता है, क्या करता है? क्षार कराता है। ठीक है, अब हम लोग भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों देख लिए थे। अब लोग क्षार और की प्रबलता ये सब देख लिए थे, पीएच मान का मतलब देख लिए थे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षार का रासायनिक, ठीक है, एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आता है, मतलब इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, और इसको याद रखना जरूरी है। तो अम्ल और क्षार का क्या दिखना है हमको? रासायनिक। यहाँ अगला टॉपिक वही है कि अम्ल का रासायनिक में क्या होता है और क्षार का। कम से कम दोनों का 3-3 चर्चा को याद रखना जरूरी है, और काफी ज्यादा आसान है, एक भी ना 3 को याद किया। जैसे में सबसे पहला तो यही याद रखेंगे कि अम्ल जो होता है, ध्यान देना है, धातु जो होता है प्रकृति में जो होता है क्षारीय होता है। ठीक है, धातु जो है हमेशा प्रकृति में क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का पाया जाता है, लेकिन अधातु जो है उसका प्रवृत्ति कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब उसी आधार पे हम लोग अम्ल क्षार के गुणों के बारे में भी ध्यान करेंगे। सबसे पहले वही है कि धातु के साथ अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। यहाँ लिखा हुआ है अम्ल प्लस धातु इक्वल टू लवण तथा हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि लवण कब बनता है? जब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं तब। तो पहले हम बोले थे कि धातु जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। उसका प्रवृत्ति ही क्षारीय है, तो अम्ल के साथ जब भी क्रिया करेगा तो लवण बनेगा ही बनेगा, ये हम माइंड में रखना है। चाहे धातु का ऑक्साइड हो या धातु केवल धातु हो, हर स्थिति में क्या बनेगा? लवण बनेगा। अब यहाँ पर वही है कि धातु के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो धातु का जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है। क्षार अम्ल पर क्रिया करेंगे तो धातु लवण बनाते हैं, उसके साथ कोई अन्य पदार्थ बन सकता है, कभी जल बनेगा चाहे कुछ है। मैटर इस बात पे करता है कि उसके साथ कौन सा पदार्थ लिया गया। पहला यही याद रखेंगे कि धातु जब अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा? लवण तथा जल। एग्जाम्पल जो हमको आसान लगे वही याद रखना है। तो हर प्रकार के अम्ल वगैरह याद रख सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम लेंगे जिंक, हर तरह का एग्जाम्पल इतना हो जो याद रखेंगे जो हल्का होगा वही। एग्जाम में उतना नहीं पूछता है, बस भौतिक गुण रासायनिक गुण पूछेगा और उसमें हमको क्या करना है? लिख देना है जो हमको आसान लगे। तो आसान फॉर्मूला हम 2 लिख रहे हैं। जिंक ये हमारा धातु है, ठीक है, और ये HCl जो है वो क्या है? अधातु है। अब ये दोनों जब आप क्रिया करेगा तो यहाँ साफ साफ लिखा है क्या बनेगा? सॉल्ट यानी लवण। तो उतना याद नहीं है तो ध्यान में रखना क्या बनेगा क्या नहीं। बात साथ में क्या है? हाइड्रोजन है ना, इधर हम हाइड्रोजन निकाल देंगे और यहाँ लिख देंगे ZnCl2। अब सबको कंफ्यूजन यही होता है कि जैसे हाइड्रोजन निकल है तो कोई धातु और हाइड्रोजन तो निकाल देंगे, लेकिन यहाँ ZnCl2 का है आया, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो नॉर्मल है जो पिछला 9th क्लास में पढ़ा हुआ जिसको संयोजकता पता होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि Zn है, Zn का जो संयोजकता होता है +2 होता है, ठीक है, यानी इसकी संयोजकता कितना होता है? और हाइड्रोजन जब निकल के गैस में जा रहा है यानी क्लोरीन के साथ जुड़ने वाला है, और क्लोरीन का जो संयोजकता होता है वो हमको पता है कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। यही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? Zn के साथ 1 से गुना हो तो केवल Zn होगा, Cl के साथ 2 से गुना होगा तो ZnCl। तो कभी फार्मूला लिखने का यही तरीका होता है कि हमको तुरंत पता चल जाएगा कि फार्मूला भुलाएंगे तो कब होगा, कब ZnCl2 होगा, कब AlCl3 होगा, ये सब हम जानेंगे तभी तब ये संयोजकता याद रहेगा तब। नहीं तो फिर दूसरा उपाय यही है कि रटना पड़ेगा। तो पहला यही है, तो दूसरा भी लिख देते हैं Zn का अगर हम जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, H2SO4 भी जो है वो एक प्रकार का क्या है? अम्ल है, और Zn क्या है जी? एक प्रकार का धातु है। अब जब इन दोनों का क्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा क्योंकि धातु अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, लेकिन इसके साथ जब H2O निकल गया तो बचा कौन? SO4। अब ध्यान देंगे तो Zn पे क्या होता है? हम बोले कि 2 होता है आवेश, SO4 पर भी जो होता है यहाँ -2 होता है, यानी -2 होता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जो है वही लिखा जाता है ZnSO, यहाँ लिख देंगे ZnSO। ये इस तरह से फार्मूला बन के निकल के सामने आता है। अब इन दोनों में जो हमको पहले याद रहे उसको हम लिख सकते हैं।
अब इसके जगह एल्युमिनियम भी कोई ले सकता है, सोडियम भी ले सकता है, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम का भी हम क्रिया करा सकते हैं तो NaCl+H2 बनेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। पहला गुण हम यही याद रखेंगे, कभी भी कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ धातु के कार्बोनेट, तो धातु के कार्बोनेट हो चाहे कुछ हो, कल हम प्रैक्टिकल में देखे थे, धातु का जो कार्बोनेट होता है वो भी क्षारीय प्रवृत्ति का ही होगा, तो वो भी अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण तो बनना ही कंफर्म याद रखना है। बस ध्यान देना कि यहाँ इसमें कार्बोनेट है तो इसमें गैस जो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ में क्या बनेगा, जल। तो यहीं से पता चल जाएगा कभी भी धातु के कार्बोनेट के साथ क्रिया कोई अम्ल करेगा तो सीधा एकदम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अब पहला में कार्बोनेट नहीं था तो कौन गैस निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना है, कार्बोनेट के साथ क्रिया कर रहा है तो लवण तो बनना ही क्योंकि शुरू में बता दिया कि धातु का ऑक्साइड हो चाहे धातु का कार्बोनेट हो, लवण तो बनेगा ही बनेगा। साथ में क्या बनेगा, CO कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनता है जल बनता है। ठीक है, तो ये धातु के कार्बोनेट के साथ है। अब यहाँ भी देख सकते हैं सिंपल चीज है, धातु का ऑक्साइड लिखा है। धातु के ऑक्साइड मैंने कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम डाइऑक्साइड ले सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई भी धातु का ऑक्साइड ले लेंगे वो उसमें अम्ल मिलाया जा रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, अब अम्ल लवण तथा अब तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या है, तीनों में अम्ल एक तरफ लिया जा रहा है और दूसरी तरफ लवण बन ही रहा है। हमको एक्स्ट्रा अलावा क्या लिखना है, अब धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो धातु का ऑक्साइड लिखना है, कार्बोनेट के साथ करेंगे तो कार्बोनेट लिखना है और केवल धातु लिखना है तो धातु। अब इसके अलावा कार्बोनेट है तो कौन क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वहीं पर हमारे पास क्या है जी, जब अगर A धातु का ऑक्साइड है तो लवण केवल जल, और केवल धातु क्रिया कर रहे हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन। माइंड में हम बार बार रटते रहेंगे, एक बार में तीनों गुण याद हो जाएगा और अब दोनों के तीन लिखेंगे तब एग्जाम के वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चर्चा को भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल है, बार बार यही याद रखना है, अम्ल सब क्रिया कर रहे हैं तो एक बार धातु का कराएंगे तो लवण तथा हाइड्रोजन, कार्बोनेट का कराएंगे तो लवण हाइड्रोजन जल, और ऑक्साइड के कराएंगे तो लवण तथा जल। याद रहेगा तीनों, और तीनों का एक डिफिनेशन हमको माने कि एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब एग्जाम्पल हम सबको पढ़ लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है कह रहा है कि धातु के अम्ल के साथ क्रिया, अब ये चौथा हो गया तो 4 को ज्यादा याद नहीं करेंगे, हम बोलना काफी है। तो ऐसे अभी इनडायरेक्टली कहे तो जितना भी अब क्रिया हो रहा था वो धातु और अम्ल का हो रहा था, माने क्या है अम्ल, अच्छा अम्ल के साथ क्रिया ही हो गया। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक चीज यहाँ याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये हम लोग प्रैक्टिकल में करके देख चुके हैं। लिखा हुआ है कि पोप टेस्ट, ये कब किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए। यानी कि जब धातु और अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन उसका पता कैसे लगाया जाएगा। तो सिंपल होता है कि हम बार में एक बार देखे हैं, 2-3 बार उसको ऐसे ऊपर से बंद कर देते हैं क्रिया करा के, पर्सनली को कुछ देर बाद हाइड्रोजन गैस पे माचिस से तीली ले जाते हैं तो साउंड करता है। तो वही पोप टेस्टिंग की बात कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस का पता कैसे अगर लगाया जाए। तो ये सिंपल हमको बता लिख देगा सब कोई, यही लिखना है कि एक पर्सनली लेते हैं जिसमें कि धातु और अम्ल की क्रिया करते हैं, ऊपर से कुछ देर हम उसके मुंह को बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद जब हाइड्रोजन गैस बन जाता है तो माचिस की तीली ले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है जी, एक ध्वनि पॉप जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस जो है इसी ध्वनि के साथ जलता है। दूसरा क्वेश्चन ये कुछ पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा है, इसका क्या पता कैसे लगाया जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पता लगाने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक खासियत है कि जब उसको चूना के पानी में से, चूना नॉर्मल देखा होगा जो बाजार में मिलता है, अगर चूने के पानी के बैठने दिया जाए तो चूना जब नीचे बढ़ जाता है तो ऊपर से अगर पानी निकालते हैं तो उसमें अगर लगातार हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड फूकते बहवाएंगे तो वो क्या होगा, पूरी तरह से दुधिया रंग जैसे बॉल जल रहा है ना वैसा रंग का हो जाएगा। तो पता चलेगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि चूने के पानी में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गुजरता है तो उसमें एक चमक आ जाता है। इसलिए घर में भी जब पोचारा पेंट होता है तो चूना का ही होता है, और उसमें लगातार कार्बन डाइऑक्साइड जब पर पड़ता है तो घर के दीवारों पे क्या आता है, चमक आ जाता है। तो वही काम हम प्रैक्टिकल के दौरान वैसे करते हैं कि चूना का पानी ले लेते हैं, लगातार उसमें फूकते रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। एक समय होगा कि वो क्या होगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। उससे क्या पता चलेगा
कि जो गैस इसमें प्रवाहित किया जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और इन दोनों गैस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन का किस साउंड के साथ जलता है? तो पॉप साउंड। इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? और फिर एक क्वेश्चन आता है कि चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहवाया जाए तो कैसा रंग का हो जाएगा? तो दूधिया यानी मिल्की कलर हो जाता है। ये एक नॉर्मल चीज है, याद रखना। अब इसका कुछ एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखें तो वहां हम धातु का एग्जाम्पल लिख दिए थे, तो वो लिखे थे Zn+HCl और Zn+H2SO, और यहाँ पर है कार्बोनेट का है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस HCl, सबको पता है। तो लवण बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तब देखो फार्मूला वही है, क्वेश्चन में लिखा है कि जल और लवण बनेगा, तो फार्मूला अपना रटने की जरूरत नहीं है, तुमको केवल लवण का फार्मूला लिखना है। हम बता दिए हैं कोई भी चीज लवण बनेगा तो उसके लिए फार्मूला जो होगा हमको नॉर्मल याद रखना पड़ेगा कि संयोजकता वाला 9 वाला, नहीं तो फिर तो रटना ही पड़ेगा। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और दे दिया था हमारे पास CaCO3 प्लस है HCl, तो ये आगे वाला याद नहीं रखना है अंक वाला, क्योंकि हमारे पास क्या है संतुलित करने का हम नियम जानते हैं, लिखने के बाद हम संतुलित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है तो हम पहले वही लिख लेंगे जो बाद में बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसका सूत्र चेंज हो नहीं करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो CO2 ही बनेगा, और जल बन रहा है तो H2 वही बनेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद क्या है लवण, तो कैल्शियम इसमें है तो धातु का ही लवण बनता है, ठीक है। तो धातु वाला पार्ट इसमें कौन है? कैल्शियम, और इसमें क्या है H निकल के उधर जल में शामिल हो जाता है, तो कौन बचा? क्लोरीन। इससे पहले ही क्या होगा क्लोरीन और Cl, फार्मूला क्या होगा? नॉर्मल है, चलिए देखें कैल्शियम इसकी संयोजकता 2, क्लोरीन का 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा? C से 1 Cl 1 गुना हो रहा है Cl, तो मतलब हमको संयोजकता पता है तो हमको कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि HCl H2SO फर्क तो गधों के याद रहता है, ये तो याद रहेगा हमको। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, बाकी यहाँ पर 2 लगाएगा तो जब समीकरण हम बना देंगे तो उसको संतुलित कर देना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2HCl। अब यहीं पर देखो नॉर्मल है, अब कितना बड़ा सूत्र है, कुछ ही लिख दे, हमको पता है कि बाद में क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड H2। इस सूत्र कितना बड़का दे दे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है, ठीक है, कितना बड़ा दिया है, बना तो वही है, इधर ले दिया। इसमें धातु कौन था जी? कैल्शियम, तो इसी के साथ में लवण बनेगा। HCl है तो इसके साथ Cl लगेगा, तो क्या आएगा? CaCl2, बाकी H2O प्लस CO2। तो इसको याद रखना उतना भी बड़ा मुश्किल नहीं है, 2-4 बार ध्यान से कोई पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बन रहा है, क्योंकि इस सब का फार्मूला याद रहेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसका याद रखना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट नाम दे एग्जाम में कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो कितना बड़ा फार्मूला याद है, तो इधर बस याद रखना कार्बोनेट है तो H2SO2 बनवे करेगा, और कैल्शियम का कार्बोनेट है तो C है, और यहाँ जो है उसके अनुसार हो जाएगा। अब यही मानो कि इसके जगह H2SO4 रहता, ठीक है, तो H2 तो वहां हमारा हट जाता, बचता कौन? SO4 बचता। तो हम बोले थे कि इस पे कितना होता है? 2, कैल्शियम का भी होता है 2, दोनों कैंसिल हो जाता है, तो फार्मूला क्या निकलता? CaSO, नहीं बनता। तो इसके लिए हमको ज्यादा याद रखने की जरूरत है, बस चेंज कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे H2SO4, अगर ये याद है तो फार्मूला क्या? CaSO4, बाकी सब तो कॉमन ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फार्मूला बनता है, तो जाके इसको बार बार एक बार देखते रहेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया, यहाँ लिखा है धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, ऐसे हम शुरू में ही बोल दिए कि धातु क्षारीय प्रवृत्ति के ही होते हैं, इसीलिए हमेशा क्या बन रहा है? लवण बनिए पे करेगा, उसमें दूसरा कुछ याद नहीं रखना है, का बनेगा। अब यहाँ देख सकते हैं साफ नहीं आ रहा है, तो यहाँ दिया धातु का CaO प्लस HCl। अब इसमें भी याद नहीं रखना है हमको, पूछो लवण तथा जल हमको याद है तो जल है बना दिए, और कैल्शियम का लवण है तो वही आएगा CaCl2, यही ना जाएगा। अब यही कि H2SO4 आता तो CaSO4 आता, होने क्या आता है? H2। तो ये हमको याद है, कम से कम शुरू से 4-5 गो धातु का संयोजकता याद रहेगा, उसी सबका क्रिया आता है। जैसे सोडियम होता है, सोडियम का हमारा 1 होता है, पोटेशियम का भी 1 होता है, कैल्शियम कितना होता है? 2, मैग्नीशियम भी कितना होगा? 2, एल्युमिनियम कितना होता है? 3। इतना का याद रखेंगे हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बाद में आयरन वर्ग पूछता है तो आयरन वर्ग कंडीशन अलग है, उसमें भी ऐसे 2 याद रखना है, ठीक है।
जैसे आयरन का हो गया तो इसका भी ज्यादातर इस्तेमाल क्या करते हैं कि कुछ कुछ संक्रमण धातुएं होती हैं जो कि कभी कभी एक से ज्यादा संयोजकता शो करता है। तो खैर 10th का सिलेबस हमारा नहीं है। अब यहाँ दिया है कॉपर ऑक्साइड CO है, यहाँ क्या है जी 2HCl। अब याद हुआ देखो कॉपर जो होता है उसकी भी संयोजकता 1 और 2 दोनों शो करता है, ठीक है। ये कहीं कहीं हम सूत्र ये भी देख सकते हैं COO, कहीं ये भी देखने को मिलता है C2O Cu, ठीक है। तो ये दोनों दोनों देखने को मिलता है। अब यहाँ देखेंगे हम तो CuO प्लस क्या है जी HCl, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल दिया है तो यहाँ पर देखो अब इसका कितना संयोजकता होगा वो नहीं समझ में आ रहा है। तो इतना समझना कि केवल CuO है, इसका 2 को शामिल है, ऑक्सीजन का 2 तो सबको पता है ना। मतलब इसका भी अब यहाँ पर पावने में 2 नहीं है, मतलब इसका भी क्या शामिल है यहाँ पर, तब ना कैंसिल हुआ है। यानी कॉपर का कार्बन शामिल है, 2 संयोजकता वाला शामिल है। और यहाँ पर क्या है क्लोरीन है ना जी, इसका 2, इसका Cl का कितना होता है 10 मल्टीप्लाई लाइक क्या होगा CuCl 2 प्लस। तो जितना भी फार्मूला बनता है सबके सब संयोजकता आधारित होता है। कब क्या बनेगा हमको याद रहेगा तो कभी हम भुलाएंगे ही नहीं। तो बहुत लड़का लोग क्या होता है भूल जाता है। जैसे एल्युमिनियम का कोई अभिक्रिया कराता है, एल्युमिनियम ये वाला याद है तो रखना है, एल्युमिनियम प्लस क्या है Fe। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का बहुत लोग को नहीं आता। अब जैसे धातु का अभिक्रिया करा है जिसमें हाइड्रोजन बनता है, सबको पता है, इसी का तो प्रयोग करता है तो मास करता है। तो देसी HCl मिलाता है तो क्या बन गया जी Cl2 बना, ठीक है। अब बात होता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो बहुत लोग ऐसे लिखता है AlCl रखले है, सब में Cl2 होता है, लेकिन ये बात गलत, ये पूरी तरह से क्या है गलत है। क्योंकि अमोनियम का होता है कितना होता है 3 और Cl का होता है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा Al एक ना है, क्लोरीन क्या आएगा 3 तो क्या हो जाएगा जी AlCl3। वही सोडियम के साथ कराना है, अगर किसी का सोडियम रहता तो Na+HCl, हाइड्रोजन बेस तो बनबे करेगा क्योंकि धातु है। अब वह लवण क्या बनेगा, सूत्र क्या है, सोडियम का कितना होता है 1 लिखे वहां, क्लोरीन का कितना होता है 1, दोनों का एकक है ना, बस एकक होगा NaC। कभी भी क्लोराइड का फार्मूला लिखने में गलती नहीं होगा। क्लोराइड का ऑक्साइडों का आएगा तो इशू आएगा, ठीक है। ऑक्साइडों का लिखना है, कोई कह दे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बताइए तो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 घंटा ले रख ले है, बस संयोजकता हमको याद रखना है। 5 धातु में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है सारा फार्मूला वजह से लिखा जाएगा। कोई हमसे क्या पूछा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन का होता है तो एल्युमिनियम का होता है 3, ऑक्साइड का होता है 2, ऑक्सीजन को 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एल्युमिनियम कितना हुआ Al2, ऑक्सीजन का हो गया जी, यही हमारा क्या होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, संयोजकता याद कर करना। जिसको 30 तक है सबको पता है कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 2 8 हर कर याद है, जो लास्ट में आता है 1 2 3 वही इलेक्ट्रॉन उसी का प्रयोग हम कर रहे हैं। और धातु है तो जितना लास्ट में आता है उसको 8 में ले हटा देना है, जो बचेगा वही उसका संयोजकता कहलाता है। इसे ऑक्सीजन के लास्ट में 6 आता है, यहाँ हम क्या लिखे हैं 2, मतलब 8 में 6 घटाएंगे क्या बचा तो बाकी धातु में जो लास्ट में आता है वही उसका संयोजकता होता है। अब फिर से देख लेते हैं, जितना हम चीज पढ़े उसका फार्मूला तुरंत याद रखना। पहला हम बोले हैं कि धातु का किसके साथ क्रिया होगा, अम्ल के साथ, तो लवण तथा क्या बनेगा हाइड्रोजन। वैसा याद रखना है धातु के साथ तो केवल हाइड्रोजन, कार्बोनेट आया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, धातु के ऑक्साइड आया तो लवण तथा लवण सब में बनेगा। बाकी याद रखना है कब हाइड्रोजन बनेगा धातु के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा कार्बोनेट रहेगा, तो नाम से पता चला कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल, लवण तो बनबे करेगा सब में, और ऑक्साइड है तो जल। लवण का फार्मूला बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हो गया, अब आगे देखते हैं। अब इसमें भी कुछ नोट करके लिखा हुआ है,
यही चीज बता रहे थे जो अभी तुरंत बता रहे थे, कॉपर जो है 2 संयोजकता दिखाता है, 1 और 2। ये सब अपवाद है। केमिस्ट्री ऐसे अपवाद का दूसरा नाम है। केमिस्ट्री में ज्यादातर चीज अपवाद में आता है। कह रहा है कॉपर CO, इसका नाम क्या है जी? क्यूप्रिक ऑक्साइड। ई वाला कैसा रंग का होता है? करिया होता है। यानी जो घर में लोग पायल पहनते हैं, धीरे धीरे करिया हो जाता है, उसको बढ़िया वाला चलता है। कौन चलता है? CO वो चलता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नमी के संपर्क में आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, लेकिन ये परत बहुत ज्यादा कमजोर होता है। हमके कैसा लगेगा? जीभों से रगड़ के साफ कर देता है। जीभ से रगड़ना नहीं है, बरस आता है ना मुझेला, रगड़ देना है, साफ होगा। दांत साफ होगा चाहे नहीं, पैल साफ होगा। दांत का गंभीर ज्यादा मजबूत होता है टैबलेट खाने से। और जैसे क्या है, अब CU2 है, CU2 का रंग कैसा होता है? हमेशा याद रखना, लाल होता है। लाल पीला भूरा इसी पे दिया है, उसमें कितना गर्माहट है या नहीं, ऐसे याद रखना है लाल। ठीक है, और इसका क्या रखना है? काला। CU वो याद रखना, दोनों कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड है, इसका क्यूप्रिक नाम है, इसका क्यूप्रोस। हमेशा ध्यान रखना, कौन पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऑब्जेक्टिव की तरह कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों कोई फॉर्मूला गलती नहीं है। और यहाँ CU2 लिखा गया है, यानी इसका संयोजकता 1 इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ CuO लिखा गया है, यानी इसमें संयोजकता 2 इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं अपवाद में जो 1 से ज्यादा संयोजकता शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर है तीनों गुण? ठीक है, आगे आप अब यहाँ पर करें कि अम्ल का उपयोग। एक और चीज हम बता दे रहे हैं, जब 4 को बढ़ाना हो क्वेश्चन तो नॉर्मली बना देना कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। बस उसमें बढ़ा देना है, इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो अम्लों में लिख सकते हैं और वो क्षारों में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अम्ल प्लस क्षार, क्या बनेगा? लवण तथा जल। अब अम्ल में कोई ले सकते हैं HCl, इसमें ले लेते हैं NaO। जहां वो H लगे समझ लेना वही क्षार है, हम क्षार का टॉपिक स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर देख लेंगे क्या बनेगा जी। हमें यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि लवण धातु के साथ बनेगा, तो इसमें क्या है? Na है, और इसमें क्या है? Cl है। जल बनेगा तो H2 पहले निकल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दिए, तो बचा का Na और Cl। अभी बता दें इसका सूत्र क्या होगा? दोनों का संयोजकता 1 है, क्या केवल नॉर्मल हो जाएगा। इसमें पढ़ा लेंगे, 4 गुण पढ़ लिया ना, 4 पढ़ते रहना है, मैंने कन्फर्म है, पूछता ही है। इससे कैसे पूछेगा तो कि अम्ल और क्षार का रासायनिक। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज आता है उसको हमको याद रखना है कि अम्ल का उपयोग क्या क्या होता है। 1-2 नंबर में पूछ देता है, 5-10 नंबर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन पैटर्न ऐसा है कि ज्यादा टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है बिहार में। क्योंकि या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो 5 नंबर का, तो बाकी सब 1 नंबर ही आता है। तो जो बड़ा क्वेश्चन है वही 5 नंबर में आएगा, और जो मीडियम साइज है वो दोनों में नहीं है, इसको छोटा छोटा क्वेश्चन याद करना है। अब यहाँ देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बच्चों को पता है कि जो बैटरी आता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल। इसके अलावा जितना अम्ल वगैरह है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? पेट्रोलियम उद्योग में, कृत्रिम रेशा वगैरह बनाया जाता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि रेशम जो बनता है, कभी पढ़ा हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उसको बहुत गर्म किया, इसको मुलायम हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? प्लास्टिक का रेशा बनाने में और उर्वरक का इस्तेमाल करने में, यानी कि जो हमारे यहाँ खाद बन के आता है रसायन में, उर्वरक जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर, उसमें भी अम्ल का इस्तेमाल किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको तो धीरे धीरे पढ़ना ही होगा, मतलब बैटरी वाला तो हमेशा याद रखना करेगा। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड, तो ध्यान देना नाइट्रिक एसिड जो है थोड़ा सोने चांदी का शोधन। एक शब्द होता है एक्वा रजिया। कौन रजिया? ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मिश्रण होता है। ठीक है, और दोनों मिश्रण को मिलाया जाता है। तो जाएंगे सुनार की दुकान पे, हम लोग साफ करेंगे सोना, जाते हैं लोग, शादी ब्याह हो रहा है तभी साफ करा लिया जाए। लेकिन साफ कराने जाते हैं तो जैसे साफ कराने जाते हैं तो सोनार को देते हैं तो देखा वो कटोरी रखता है, पहले कटोरी में उंगलियां डाल देता है। ठीक है, और उंगलियां निकाल के पोछ पाछ के दे देगा तो तुम्हारा चमकने लगता है तुरंत में। तो वास्तव में क्या होता है? एक्वा रजिया ही होता है।
यानी उसमें HNO3 और क्या होता है, HCl शामिल होता है 1:3 के, मैंने ठीक है। तो एक बार ये उसको बोला जाता है। अब उसी से क्या होता है, साफ किया जाता है। तो उसमें ध्यान देना है कि वो क्या करता है, ये सब गलाने का काम करता है। इतना टफ ये सब होता है कि प्लेटिनम तक को मिला सकता है। और कुछ कुछ अम्ल ऐसे हैं उनका मिश्रण ऐसा होता है कि प्लेटिनम को भी गला देगा। तो कोई साफ नहीं करता है, बल्कि ऊपरी परत को हल्का क्या करता है, हटा देता है, और फिर से कोई चीज चमकने लगता है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और पूर्वक औषधि जो सब में इस्तेमाल होता है जितना अम्ल, इन तरह विस्फोटक निर्माण में, यानी जो भी हम लोग देखते हैं बम पटाखा वगैरह में, उसमें क्या होता है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए इसको क्या बोला, सोने का अम्ल भी बोला जाता है। तो केवल नॉर्मल याद रखना कि सोने का अम्ल किसको बोला जाता है, तो चलो ऐसे बम बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद सारा वस्त्र उद्योग में क्या है, रंगाई में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो कपड़ा उद्योग में रंगने वगैरह काम होता है। फिर लोहे की चादर को साफ करने में साफ मतलब होता है। फिर कलाई से उपयोग, यानी कि ये तो याद रखने ऊपर वाला वस्त्र उद्योग में, और लोहा वगैरह को साफ करने में। अब क्षारक के दो पास आते हैं। देखो जैसे याद रखते हैं अम्ल का याद कर लिया हम लोग, वैसे ही किसका याद करेंगे, क्षारक का। इसका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग लवण देखेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर जितनी लगेगा एक दिन नहीं होगा। पर धातु के साथ क्रिया सिंपल है, धातु के साथ क्रिया थोड़े करेगा, और धातु के साथ करेगा, ठीक है। कुछ कुछ होता है दोनों के साथ करता है। तो कह रहा है क्षारक कि धातु और धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो देखो बस कोई भी जो याद रखना, धातु जो होता है क्षारक प्रवृत्ति का होता है ना, और अम्ल जो होता है मैंने धातु जो है अम्ल प्रवृत्ति का होता है। तो सिंपल है कि क्षार कभी आपस में क्रिया नहीं करेगा, और ना ही कभी अम्ल आपस में क्रिया करेगा। तो जब धातु क्षारीय प्रवृत्ति के है तो वो क्षार के साथ क्रिया करेगा, नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, दोनों एक ही नेचर का है ना। जब एक ही नेचर का चीज है तो आपस में रिएक्शन करेगा ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि धातु का किसके साथ क्रिया, क्षार के साथ, और करा के भी दिखाया है। तो याद रखना, बोले तो अपवाद जो है केमिस्ट्री का दूसरा नाम। तो मात्र एक दुनिया में दो ही ऐसे धातु मौजूद है, जिंक और एल्युमिनियम, जो अम्ल के साथ भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार के साथ क्रिया, ठीक है। तो ऐसे दो धातु हैं, और ऐसे धातु को बोला जाता है मेटाफॉर्मिक मेटल या ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी या उभयधर्मी कह सकते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर रहा है, ये याद रखना है। तो जिंक अगर HCl के साथ कराया था, तो जब वो जिंक क्लोराइड बना था, जिंक उपस्थित है किससे साथ क्रिया करने के लिए, NaOH, यानी NaOH क्या है, हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ भी क्रिया करेगा। अब दोनों कंडीशन में क्या बनेगा, जैसे उधर लवण तथा जल बना था, इधर भी क्या बनेगा, लवण तथा जल बने हाइड्रोजन बना था, इधर क्या बनेगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। यानी कि धातु जो है क्षार के साथ क्रिया करेगा, अम्ल के साथ केवल क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हम बता दें कि केवल दो ही धातु ऐसे हैं जो कि क्षार के साथ क्रिया करते हैं, उसके अलावा कोई धातु क्षार के साथ क्रिया नहीं करता है। तब याद रखना है कौन कौन है, एल्युमिनियम, जिंक। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए किसी उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है, यानी उभयधर्मी का मतलब यही है कि दोनों में कौन अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। तो बस एक पहला गुण यही याद रखना है। अब यहाँ पर सूत्र के बात है ना, सूत्र भी नॉर्मल होता है, ठीक है। अभी जो कहेंगे सूत्र लिखा गया, तो देखो जी, सबसे पहले तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकाल जाए तो निकाल देना है, हाइड्रोजन निकल गया। इसे जो भी हमारे पास बचा है जिंक और सोडियम, यही ना है। अब यहाँ जिंक ऑक्साइड, इधर क्या बच गया, ZnO, इधर बचा है यही है। अब दोनों का जो होता है ZN तत्व,
जिंक का भी होता है दो, इसका भी होता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक के साथ क्या आ जाएगा, बोला अलग हो गया ZnO, और साथ में क्या बचा था, N को लिख देते हैं। तो इसका नाम याद रखना हमेशा, क्या पढ़ेंगे, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या होगा, सोडियम जिंकेट, और इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। दोनों का नाम याद रखना है हमेशा, भुलाना कबो नहीं है, नहीं। अभी मार्क क्या है, धर्मी ऑक्साइड, लंबा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है धर्मी है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस जल, यानी कि जल की उपस्थिति रहेगा तभी दोनों क्रिया करेगा, इससे पहले का मतलब फिर लवण तथा क्या बनेगा जी, हाइड्रोजन, यही बनेगा हमारे पास, इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। अब आगे हम चलते हैं, तो ये क्या होता है आप बिना, अब धातु का किसके साथ क्रिया दिया है जी, ऑक्साइड के साथ। क्षारक जो होता है, जो क्षारक, अब देखो क्षारक पहचाने कैसे, जिसमें OH लगल है सब क्या है, क्षारक। पर धातु का किसके साथ क्रिया है जी, धातु के ऑक्साइड। शायद बताए थे, जो धातु के ऑक्साइड होता है कौन पर होता है, अम्लीय, तो हम लोग क्षार का अभिक्रिया होता है हमेशा लवण बनेगा। तो धातु का ऑक्साइड के साथ क्रिया हो रहा है, इनडायरेक्टली बोलो हम क्षार का क्रिया हो रहा है, तो लवण तो बनेगा ही बनेगा। तो साथ में क्या बना है, अब ध्यान से देखेंगे धातु और अम्ल के बीच क्रिया होता है तब वो लवण तथा जल बना। तो धातु के ऑक्साइड और अम्ल के बीच क्रिया होता है क्या बना, लवण तथा जल। और धातु के ऑक्साइड और क्षार का क्रिया बन पड़ा है, तब भी क्या बन रहा है, लवण तथा, यानी कि धातु के ऑक्साइड हो चाहे धातु के ऑक्साइड है, अम्ल के साथ किस जिसका हो रहा है तो भी लवण तथा जल, तो क्षार के साथ हो रहा है उसका भी लवण तथा, यानी इधर हमको कुछ याद रखने की जरूरत है, बस यही याद रखना कि ऑक्साइड वाला है तो लवण तथा। अब क्षारक यहाँ है तो क्षारक हमारा ये CaOH का, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन का अधातु है, और ये अधातु का O2 मतलब अधातु का ऑक्साइड हो गया। जब दोनों का क्रिया हुआ तो लवण बनेगा। अब कैल्शियम है, तो क्लोरीन तो नहीं ना है, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। एक फार्मूला तो हमको याद रखना, ठीक है। ये कैसे होता है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे, जब बाजार से हम क्या ला के लेके आते हैं, Ca, जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं, और उसको नार में बढ़कर डाल देते हैं पोचारा मारे खाते। तो नार में जब डालते हैं तो बन जाता है, इसमें क्या नार में क्या मिलाते हैं, पानी, तो बन जाता है CaOH का। जब पानी डाल दिए तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब यही बुझा हुआ चूना दीवार में पेंट मार देते हैं, बाद में बनता है कार्बन, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो क्या बनता है ये CaCO। अब इसी का इसको बोलते हैं हम संगमरमर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बार। अब यही पढ़ने के कारण क्या होता है, दीवारों की चमक। अब वहां से फार्मूला याद रहेगा, सब नॉर्मल बात याद रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, लवण है एक प्रकार का, और साथ में क्या बन रहा है, H2, यानी कि जल तो बनेगा ही बनेगा। तो हमको बेसिक कर कोई एक फार्मूला याद रखना है, हर बने कि जितना है सबका। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है, Al2O3 मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, ये दोनों कैसे ऑक्साइड है, तो बताया था कि दुनिया में ये पवाद है, ये क्षारों के साथ मिल जाता है, और इसका मतलब अपवाद क्या हो, दुश्मनों के साथ मिल सकता है, दोस्तों के साथ मिल सकता है। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या करते हैं जी, क्रिया करते हैं। याद रखो भाई, धर्मी ऑक्साइड का नाम पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। अगर दोनों दिया है तो ये B चाहे B C दोनों होगा, केवल एक दिया है तो पहचान लेंगे। क्षारक भी अम्ल के साथ क्रिया, तुरंत बताया था क्या बनेगा, लवण तथा, दे दिया है। इतना भारी तुम लोग याद मत करना, बस जो लिखवा है तो उसको लिखो, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2। तो याद रखना, जब अम्ल क्षारक क्रिया करेगा तो आपस में क्या बनेगा, लवण तथा।
इसके अलावा हमको कुछ याद रखने की जरूरत। अब इसके बाद है इस बार कुछ अलग आ जाता है, टॉपिक आ जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट क्या है, पर जल में आयनिक यानी प्रबल क्षारक जो है उनका अगर जल में घुल जाता है तो OH आयन देते हैं, ये हम लोग को भी पता है। ये हम पहले बता दिया। दुर्बल क्षारक क्या होता है, कम आयनिक होता है, मतलब कम आयन देता है, तो पता है ना प्रबलता इसी पे कहीं तो करता है, जो ज्यादा आयन देगा वो प्रबल और जो कम देगा वो। अगला क्या करें, उष्मीय कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय क्षारक जल में विघटित हो जाते हैं। कुछ क्षारक ऊपर गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो यह फटन क्रिया है। कोई भी धातु अगर गर्म करेंगे तो टूट जाता है। मैग्नीशियम सेम क्या है, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट दोनों तरह से क्षार में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको गर्म करें तो किसमें टूट रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O में टूट जाता है। चाहे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको गर्म करो तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट ना जाएगा, वो भी टूट जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। पानी कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिला था, पानी मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बना था। जब उसी को फिर से गर्म कर देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि गर्म करेंगे तो क्या होगा, अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब बना होगा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में क्या मिला होगा, जल। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु क्या हो गया, धातु के ऑक्साइड हो गया। इसमें क्या मिला सकते हैं, जल मिलाएंगे। जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रा O2 होता है। इसका है O2 होता है, ये बताएंगे कभी बाद में। ऐसे अभी OH पे जो होता है संयोजकता और आवेश कितना होता है, 1, मैग्नीशियम में होता है 2। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो इसका 2 हो जाएगा, इसका OH हो गया, क्या वोल्ट। अब इसी को हम जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा। तो क्या बनेगा, फिर से बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो वही कह रहा है कि कोई भी धातु का ये हाइड्रोक्साइड क्षार है, उसको गर्म करेंगे तो फिर से ऑक्साइड और जल में होता है। इसके बाद क्षारक का मूल उपयोग जैसे उसका दिए, क्षारक ज्यादातर याद रखें सफाई वाला काम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमारा टूथब्रश में क्या है, एक क्षारक का इस्तेमाल होता है। क्या आपके टूथब्रश में नमक है, अभी है खुद देता है, उन्हें नमक कैसे पहचान लेता है, नमक हो या ना हो क्षारक होना जरूरी है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जहाँ वस्त्र बनाने में और एंटा एसिड बोला है। प्रति अम्ल का मतलब होता है अम्ल के गुण को काटने वाला। ठीक है, प्रति अम्ल का मतलब क्या हुआ, जो अम्ल के गुण को काट सके, यानी अम्लीय प्रभाव को नष्ट कर सके। यानी एक प्रकार दवा बनाने में और वस्तु में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ज्यादातर सबका होता है। ये सब साफ सफाई के काम यूज होता है। मतलब क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग एजेंट होता है। क्लीनिंग में वही भी सफाई वाला, मतलब कोई भी हाइड्रोक्साइड आया तो कुछ ना आते कमवा लिखिए तो सफाई नहीं हो जाता है। तो क्या है, क्लीनिंग निर्मलीकरण यानी सफाई के काम और अमोनिया लवण बना है। ये आगे जितना क्रिया पड़ेगा तब आएगा। तीसरा चैप्टर इसका जब वो कंप्लीट होगा तो फिर से क्या होगा, रिकॉल, क्योंकि धातु का पढ़ना है, उसमें पढ़ेंगे धातु का रासायनिक। धातु यहाँ क्रिया किया है अम्ल के साथ, अम्ल का आप पढ़ रहे हैं, अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं, यहाँ पढ़े। अब धातु के बारे में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, तो धातु के साथ वही तो पढ़ना है। अभी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, साथ में जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड घर में उपयोग होता है साबुन सर्फ में, साबुन धन सोडा कागज ये सब बनाने में, तो इस सब का इस्तेमाल कर याद रखता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है, सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होता है, चमड़ा उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर, चाहे कह सकता है चारों चर बनाने में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखो जी, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaCO2, CaOCl। इसका मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर का एक नाम और नाम है विरंजक छूट, और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड प्रोसेस अपडेट करेगा। ये होता क्या है, पाउडर मिसाता है। अगर पानी गंदा होता है उसको छिड़क दिया जाता है, पाउडर छिड़काता है, पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। उसे ही कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लेंजर। तो उसको भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
जब इसमें से क्लोरीन गैस गुजारा जाता है तो वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। द्वारा यहाँ पर नीचे लिखा है नोट में कि टूथपेस्ट हल्का सा क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, इसलिए दांतों को चारों अम्ल को अधिक अम्ल को जो अम्ल अधिक रूप से फैलाए उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसलिए खाली अमृत से नुकसान न करना। अभी हम बता दिए शुरू में अम्ल क्षार में जब क्रिया होता है क्या होता है, लवण तथा जल। याद रखना यही क्रिया को उदासीन क्रिया कहते हैं। हमेशा पूछा जाता है दिनों में उदासीन करण क्रिया क्या है, बस यही लिखना कि जब अम्ल तथा क्षार और क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, उदासीन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल यही वाला छाप देना हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सावधानी अम्ल क्षार पढ़ना की सावधानी क्या करना है, प्रबल अम्ल को जल में विलय करने पर अधिक उष्मा निकलता है, इसलिए अम्ल को जल में मिलाए ना कि जल को। इसका मतलब है अम्ल को धीरे धीरे जल में डालिए, यानी कि अम्ल रखल है और में वही वजह कढ़ाई गर्म है, बूंदे बूंदे पानी डालता है भुगकता है, उसको भुगक जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है पानी में, लेकिन थोड़ा थोड़ा जल मिलाएंगे अम्ल में, क्या तुरंत समझाएंगे। है कि क्षारों के बीच जलीय विलयन और तनुता के प्रभाव, देखो इसके बारे में हम लोग आगे याद कर रखेंगे। अब देखेंगे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग क्या किया, ठीक है। तो यही है कारण कि अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन, तो अम्ल और क्षार के जलीय विलयन होगा। तनुता का मतलब देखो होता है कॉन्सेंट्रेशन वर्ड होता है सांद्रता, तो तनुता मतलब एक होना पंचुछ, यानी कि गढ़ापन से समझना है। अगर कोई अम्ल क्षार जल में मिला हुआ है और उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा यानी गढ़ापन है, उसे कहेंगे सांद्रता अधिक है, और गढ़ापन कम है यानी काफी कम मात्रा में जल में अम्ल मिला हुआ है चाहे क्षार मिला है, उसको बोलेंगे वो कैसा अम्ल क्षार है, तनु है। यानी तनु मतलब यही समझना है क्या है, ज्यादा पानी है और अम्ल क्षार की मात्रा कम है, ठीक है। तो उसमें चीनी हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, ज्यादा चीनी मिला दिए तो सीरा बन जाता है, सांद्रता अधिक हो गया, गढ़ा हो जाता है। और वही 2-4 को डालेंगे तो पानी पंचुष हो जाता है, उसे कहेंगे तन, ठीक है। तो कह रहे कि उसके बारे में जलीय विलयन के बारे में क्या करें, हम शुरू में पढ़ चुके हैं। जलीय विलयन में जब इसे मिलाया जाता है तो इसमें आयन रहता है, इसलिए विद्युत का चालन करता है, पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है क्षार की परिभाषा, इस बारे पढ़े हैं, शुरुआत में पढ़े हैं, फिर स्वरूप होती है, यही बता दिए इसका मतलब क्या है। क्षार को जल में मिलाना तनुकरण कहलाता है, ठीक है। इसे प्रति इकाई आयतन H3+ हो या OH आयन की सांद्रता को आयन की सांद्रता कम हो जाती है। कम होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा मिलाइएगा तो उससे क्या होगी, प्रबलता कम है। ये नहीं लिखने का तो नॉर्मल भाषा में लिख देंगे कि जब अम्ल में ज्यादा जल मिलाया जाता है तो उसकी क्या होता है, अम्लीयता या प्रबलता कम हो जाती है, तो लिख देंगे ना। अब देखो यहाँ से नॉर्मल लाइफ के बारे में आ रहा है, यहाँ कोई दिमाग में प्रेशर वाला चीज नहीं है। अभी हम लोग जो पढ़े याद रखना है, पहला नंबर धातु इससे अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस और कार्बोनेट करेगा धातु का तो कार्बन डाइऑक्साइड जल याद रखना है, साथ में लवण तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब धातु का ऑक्साइड कर रहा है तो लवण तथा जल, यही ना है। उसके बाद हमारा देखा थे अम्ल और क्षार का क्रिया, धातु क्रिया करता है तो धातु क्षार के साथ क्रिया में क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम जिंक के जो धातु था क्षार के साथ क्रिया कर रहा था, जिंक सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा था, तो याद कर लेंगे। फिर उसके बाद धातु का ऑक्साइड जो क्रिया करेगा क्षारक से तो वो भी क्या करेगा, लवण तथा जल ही बनाएगा। बस बाकी उसके बाद अनुसार का क्रिया करेगा तो उदासीन क्रिया कराएगा। इतना चीज देख लिया है। अब ये सब हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व के बारे में जिक्र पड़ा, और ये हमारा वैल्यू एकदम रख जाना। बार बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर के, मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना से कितना के बीच होता है। हमारा पीएच मान शरीर का 7 से 7.8, यानी हमारे शरीर का पीएच मान क्षारीय है, ठीक है।
इसके से और ऊंच नीच होगा तो दिक्कत हो जाता है। अब देखो ध्यान से, फिर अम्लीय वर्षा का पीएच मान बोला है, पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या। केवल इतना से बहुत कोई क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। तो पहला चीज याद रखना, जीवों की पीएच मान। हम शरीर में हम जान लेंगे मनुष्य का पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.8। अब यहाँ देखो अम्लीय वर्षा, तो जब अम्लीय वर्षा कब होता है हम लोग जान गए हैं कि जैसे सल्फर का ऑक्साइड होता है चाहे नाइट्रोजन का ऑक्साइड हवा में तैर रहा होता है, तो बारिश होता है, तो बारिश की बूंदें जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलती हैं तो वो अम्ल में बदल जाती हैं, और वो ही अम्ल वर्षा के रूप में आता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। लेकिन जब उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो और ज्यादा अम्लीय का प्रभाव बढ़ जाएगा। उस स्थिति में क्या है, फसलों के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, फसल वगैरह खराब हो सकता है, हमारे शरीर पे भी उसका बुरा असर पड़ सकता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो कभी पूछा जाएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा से नदी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, जिससे जलीय जो धारियों की क्या होती है उसका तीव्रता बढ़ती है। 5.6 से जब भी अम्लीय वर्षा का मान कम हो जाएगा तो सभी के लिए क्या है जी, हानिकारक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है मृदा और पौधों में वृद्धि। अब देखो जब फसल उसल लगाया जाता है तो देखा होगा कभी कभी उसमें खाद वगैरह डाला जाता है। खाद का मतलब होता है भूरा वगैरह मवेशी से जो अवशिष्ट पदार्थ निकला है, कभी कभी आदमी खेतों में जला देता है। ठीक है, अब कभी ना कभी कुछ खाद वगैरह डाला जाता है, तो क्या होता है लंबे समय तक खेत में खेती होने के बाद कभी कभी मृदा का जो होता है पीएच मान में अंतर आ जाता है, और पीएच मान को दोबारा प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ अधिक चीज हम मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे चूना वगैरह भी खेत में डाला जाता है। ठीक है, अब चूना वगैरह कब डाला जाता है, जब खेत का अम्लीयता में अम्लीय पीएच मान ज्यादा कम हो जाता है, यानी मृदा क्या होता है अम्लीय हो जाता है, तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या जिप्सम वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। वही मृदा का क्षारीय हो जाता है तो जो जीव जंतु का अवशेष होता है उसका प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है, क्यों कि अगर क्षारीय होगा तो उसको अम्ल उसमें डालना पड़ेगा, तो जो भी जीव का अवशेष होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो अगर खेत का पीएच मान या कह सकते हैं खेत जो है वो क्षारीय हो जाए तो उसमें जंतुओं के अवशेष को मिला दिया जाता है, गोबर उबर डाल के मिला दिया जाता है। वही क्या होगा, अगर अम्लीय हो जाए तो वहां पर राख वगैरह चाहे कह सकते हैं कि चूना जिप्सम आता है, ये सब मिलाया उसमें जा सकता है ताकि उसकी अम्लीयता को दूर किया जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेत की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें वो जिप्सम आंसर होगा, मन कुछ होता नहीं, कैल्शियम होता है। अब ध्यान देना है क्या होता है, देखो ये कह रहा है कि वृद्धि के मिट्टी के पीएच मान पर निर्भर करता है, यानी पौधे का जो वृद्धि है पीएच मान पर निर्भर करता है। अम्लीय में जब हो जाएगा तो उसमें क्या मिलेंगे, चूना हम बोल रहे थे मित्रों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है ना, तो चूना ना है, तो क्या मिलाएंगे, चूना मिला देते हैं, जिससे पीएच मान सुधारा जा सकता है। और क्षारीय मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, कंपोस्ट या गोबर। हम बोले थे कि जब क्षारीय हो तो क्या मिलाना है, जंतु के अवशेष, और जब अम्लीय हो तो क्या मिलाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना उसमें मिला देना, याद रहेगा। फिर है पाचन तंत्र में पीएच मान कोई महत्व है, क्योंकि हमारे पेट से अम्ल निकलता है, तो वहां भी अगर अम्लीयता ज्यादा होगा तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की गोली खाते हैं। जब पाचन तंत्र पढ़ा जाता है बताया कि ज्यादा एसिड उत्पन्न हो जाए तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, छाल खाने की जरूरत है, लेकिन चूना नहीं खा लेंगे उससे गला कट सकता है। तो कह रहे उदर यानी पेट में एसीएल पाचन में सहायता करता है, लेकिन जब अपच की स्थिति होता है तो अम्ल ज्यादा बन जाता है। उस अम्लीयता को दूर करने के लिए हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दवा के रूप में लेना पड़ता है। ठीक है, आज भाई तो नहीं रह देते हैं, गर्मी ज्यादा है जी है, कभी भेजा में जीवन नहीं करेगा। जितना हुआ है ठीक है उसको रिवाइज करते रहना, नहीं तो छोड़ते जाएंगे तो यही चीज एक दिन टफ लगेगी। आज नहीं, अगर एक दिन नहीं पढ़ेंगे कल है टफ लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए टफ लगने से बचना है तो पढ़ते रहना।